Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today I will teach chapter 2nd of our subject Geography. Dear students, last few days I have taught chapter 1st and chapter 2nd. Today I will explain chapter 2nd on whiteboard with figure and some important facts. So everybody listen carefully, watch this video and clear your doubts. If you have any problem, if you have any doubts, then you can write in comments box or my personal WhatsApp number. So dear students, without waste any moments, start our lesson, start our lecture. So let's start our chapter 2nd, physical feature of India. Dear students, I want to tell you one point. India is the seventh biggest country in world. किसमें बेटा? एरिया में। इसमें 6 है बेटा। फर्स्ट है रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील and Australia, और 7th पे आता है बेटा आपका इंडिया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में देख लेते हैं बेटा। पॉपुलेशन में इंडिया का जो लेवल है, जो पोजीशन है, सेकंड पोजीशन इन वर्ल्ड। बात समझ में आ रही है? ये आप इंडिया मान सकते हैं, यहाँ पे आप इंडिया लिख लीजिए। तो 7th पोजीशन वर्ल्ड में एरिया वाइज, और सेकंड पॉपुलेशन मतलब सेकंड पोजीशन जो है वो वर्ल्ड में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैं चैप्टर फर्स्ट का कुछ पॉइंट इसलिए इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका चैप्टर फर्स्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप सेकंड चैप्टर को समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी जीके के पॉइंट्स आप हमेशा रखते आए हैं, अभी तक लर्न करते आए हैं कि इंडिया में 29 स्टेट एंड 7 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, बट अब चेंज हो गया है। प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट एंड 9 यूटी। 9 यूटी मैंने आपको बताया भी था, है ना, जिसमें से 9 नहीं बेटा 8 है। हाँ 8 यूटी है, क्योंकि 9 थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को डिफरेंस किया गया था, बट कुछ समय पश्चात दमन दीव एंड जो है आपका दादरा नगर हवेली को आपस में क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया। तो ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये बन गए, पहले ये अलग था, ये सेकंड था, बट इन दोनों को ऐड कर दिया गया, तो ये दोनों बन गए एक। ठीक है, तो इस प्रकार इस समय टोटल प्रेजेंट टाइम पे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से अगर हम स्टेट की सबसे बड़ी स्टेट बात करें तो यूपी पॉपुलेशन में ये है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, पॉपुलेशन में, बट अगर हम एरिया की बात करें तो 4th पोजीशन है एरिया में। बात समझ आ रही है? दूसरी बात आप देख लेते हैं हम
अगर हम सबसे बड़ी स्टेट की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, और फिर यूपी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, इसको हम मैनेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जो अर्थ का फॉर्मेशन है, अर्थ किससे मिलकर बनी है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये क्रस्ट जो है सियाल यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये जो है मेंटल जो है ये सिलिका यानी सीमा या साई यम ए मतलब सिलिका प्लस ये एल्युमिनियम होगा बेटा यहाँ पर। एल्युमिनियम और यहाँ पर होगा मैग्नीशियम। ये बच रहा है, इसको हम निकिल कहते हैं। निकिल प्लस फेरस, इसलिए हम आयरन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोहा भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट यानी ऊपरी लेयर, यानी इसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं, ठीक है। ये मेंटल हो गई यानी इनर लेयर है, ये कोर, इसको हम आंतरिक कोर भी कहते हैं, ठीक है। ये भूपर्पटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हम लोग मिट्टी के ऊपर जो इस समय देखते हैं इसको हम कहते हैं भूपर्पटी। इसके नीचे वाली लेयर को, जैसे अगर हम इसको हम इस तरह फॉर्मेशन करें, मान लीजिए आपका अर्थ है, ये जो है आपका हो गया क्रस्ट, है ना। देखिए ऐसे अगर हम इसको बनाए तो इधर तो आपने पढ़ ही लिया, हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ये ऊपरी लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो ये वाली लेयर जो है ये हो गई क्रस्ट। इसको मैनेज करते हैं, अगर इस तरह लिखें क्रस्ट, इसके नीचे वाली मेंटल, और ये लेयर हो गई कोर यानी निकिल, ये हो गई सीमा, ये हो गया सियाल। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम इस तरह लिखते हैं बेटा, सियाल, इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं निकिल। मैं इसलिए आपको इस चीज उठा रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम पहले आप फॉर्मेशन जानिए। भाई देखिए, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की बात की गई तो फिजिकल फीचर आएगा क्या, यानी भौतिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। भौतिक स्ट्रक्चर मतलब समझते हैं, जैसे हमारा आपका शरीर, ये बिल्डिंग, ये व्हाइट बोर्ड, ये पेन, ये सब क्या है, भौतिक है, ये फिजिकल है, जिसमें बनावट हो। तो भाई बनावट आई तो बनावट आएगा कहाँ से, फिजिकल बनेगा कहाँ से, उसका कोई रीजन होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई उसका क्या नाम है मॉलिक्यूल होगा, ऐसे तो बन नहीं जाएगा कि सॉफ्ट में आ गया, है ना। तो अगर ये फिजिकल फीचर की बात की जा रही है तो भाई पहले फिजिकल तो आएगा, पहले अर्थ आएगा। अर्थ आने के लिए उसके बाद 3 मूवमेंट होने चाहिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर होने चाहिए। और क्रस्ट, मेंटल, कोर के पश्चात क्रस्ट का फॉर्मेशन सियाल से हुआ, इसका मेंटल का सीमा से हुआ, इसका निकिल से हुआ। कोई पूछ लिया भैया सियाल का मतलब क्या हो, बताइए, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सीमा का मतलब हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और अगर निकिल का पूछ रहा है निकिल प्लस फेरस, अगर कोई पूछ ले बेटा फेरस क्या है तो बता देना, फेरस मीन्स आयरन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई फॉर्मेशन की पूछ लेता तो आप इस तरह स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इनर कोर, मेंटल कोर, एंड इनर कोर जो है आउटर कोर और मिडिल लेयर, है ना। तो ये हो गई इनर कोर। अब एक बात और,
अगर हम इसको भी अगर हम डिवाइड करें, इस पार्ट को डिवाइड करें, तो देखिए ये वाला पार्ट अगर हम ऐसे थोड़ा सा और डीप में ले लें, यहाँ से हम ले लें, तो ये आपकी क्रस्ट हो गई, ये आपकी मेंटल हो गई। अब मेंटल में भी भैया कैसे हो, क्योंकि देखिए इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, इनर जो है क्रस्ट है ना, आउटर क्रस्ट, यानी उसके भी लेयर होगी फिर, है ना। अब देखा जाएगा कि इनर लेयर के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रहा है, तो मोहे सभ्यता बन जाता है। तो और रट्टा मत मारिए, मैं बार बार कहता आया हूँ, रटने से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि प्री बोर्ड वाले बच्चे जितने भी हैं ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अर्थ है ये, है ना। अब अर्थ पे देखिए 4 लेयर मैंने आपको, अगर मैं डिवाइड कर दूँ ऐसे, अगर इसको हम डिवाइडेशन कर देते हैं 4 लेयर में, ऐसे डिवाइड कर दें, तो एक को कहेंगे लिथोस्फीयर, दूसरे को कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, इसको कहेंगे बायोस्फीयर, और इसको कहेंगे एटमॉस्फेयर, है ना। इसमें क्या होती है, एयर, इसमें लैंड, इसमें वाटर, इसमें लिविंग थिंग्स, है ना। अब लिविंग थिंग्स में भी देखिए, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आती हैं। अगर हम देखा जाए तो इसमें हम बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना, ये आप जान सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने आपको 4 लेयर बता दिए, कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीनों मेन है बेटा, अगर देखा जाए ये तीनों जहाँ मिलेंगे वही बनेगा बायोस्फीयर। एक नैरो जोन होता है, नैरो, जहाँ तीनों जोन यानी लिथोस्फीयर, देखा जाए जो नैरो जोन होता है, यहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में ऐड होते हैं, मिट होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने अभी आपसे बात की थी क्रस्ट की, अगर क्रस्ट की हमने बात की, तो क्रस्ट पे हाइड्रोस्फीयर आया, लिथोस्फीयर आया और एटमॉस्फेयर आया, लेकिन हम यहाँ पर लिथोस्फीयर की बात करेंगे। रीजन क्या है कि हाइड्रोस्फीयर क्या है आपका, ये बनाता जरूर है, क्या बनाता है आपका, वाटर का, लेकिन अगर वाटर बना रहा है, ये वाटर बना रहा है, लेकिन वाटर रुकेगा कहाँ पर, वाटर को रुकने के लिए कोई पात्र चाहिए। आप कहीं लिक्विड को रखते हैं तो कोई यूटेंसिल होता है, पात्र होता है, कोई बर्तन होता है, या कोई अदर डिवाइस होती है जहाँ पे आप लिक्विड को रख सकते हैं। तो भाई जब क्रस्ट ही नहीं होगी, लेवल ही नहीं बनेगा, तो आप पानी रुकेगा कहाँ पर। और आपको ये भी पता है कि एयर में मान लीजिए आप वाटर ले भी आए, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ये 2 होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं, मतलब जल बनाते हैं। तो भाई जब आपका हाइड्रोस्फीयर आया या आपका एटमॉस्फेयर आया, तो ऑब्वियसली वाटर तो वही जाएगा। तो यानी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात लिथोस्फीयर यानी जब क्रस्ट आएगा तभी आप पानी रुकेगा। बात समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर स्टार्टिंग में अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि जब हमने जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पर क्या आए बेटा, क्या बनते हैं, चट्टान यानी रॉक आए। अब मैंने आपको रॉक भी बताया है, रॉक के कई प्रकार होते हैं, रॉक के 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं। कौन कौन से, इग्नियस रॉक, इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, उसके बाद मेटामॉर्फिक, इसको हम आग्नेय शैल, इसको हम अवसादी शैल, समझ रहे बेटा, इसको हम कहते हैं रूपांतरित शैल।
बात समझ आ रही? अब देखिए हमने इसको क्या कहा, हमने अगर आपको रॉक साइकिल बताई थी तो आपको रॉक साइकिल ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इग्नियस लिखा, ऐसे लगाया, थोड़ा सा सर्कल, हाफ सर्कल बनाया था आपने, हाफ सर्कल, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया सेडिमेंट्री, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने मेटामॉर्फिक। और फिर मीन्स कहने का मतलब समझ आया, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक में जब टेम्परेचर प्रेशर जब बढ़ता है तो मेटामॉर्फिक बन जाता है। मेटामॉर्फिक में जब टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस होता है, उस पर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो फिर जो है इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाता है। और सबसे ओल्ड अगर देखा जाए तो ये ओल्ड रॉक होती है, और ये होती है न्यू, ये होती है मिडिल की। अब एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये न्यू रॉक होती है, इसमें जो इग्नियस रॉक होती है इसमें फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, नो फॉसिल, नॉट फाउंड इन फॉसिल। लेकिन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फाउंड फॉसिल। अब फॉसिल समझते हैं, जीवाश्म। अब जीवाश्म मतलब समझ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो टेम्परेचर और प्रेशर, यानी मान लीजिए कभी वोल्केनो आया या क्विक आया तो चीजें दब जाती जमीन के अंदर, और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो अपने वास्तविक स्वरूप में से बदल जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, फॉसिल कहलाते हैं। और फॉसिल फ्यूल, अब आप समझ लीजिए, अगर फॉसिल की मैंने बात की है तो फ्यूल क्या होता है, ईंधन होता है ना, ऊर्जा होती है। तो इन्हीं फॉसिल से जो ईंधन, जो लिक्विडिटी आपको मिलती है वही कहलाती है फॉसिल फ्यूल। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है आपके फॉसिल फ्यूल है। कोयला क्या है, ये भी फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम गैस फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये सब किससे मिलते हैं, यानी जीवाश्म से मिलते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो ये चीज़ें तो हार्ड हो जाती हैं या फिर लिक्विड में आ जाती हैं। दो ही चीज़ बनेगा, या तो हार्ड हो जाएगा यानी वो कोयले में परिवर्तित हो जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा, या फिर लिक्विड गैस में भी बन सकता है। तो कुल लगे आपको पता है ना कि कोई भी थिंग्स, कोई भी एलिमेंट होता है उसके तीन स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फॉसिल से चीजें बदल रही हैं। ये दब गया, मान लीजिए अभी कहीं कोई जंगल हो, वहाँ पे भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, चीजें दब जाएं और काफी सालों तक पड़ी रहें, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते, प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाएगा, वो अगर लिक्विड में चेंज हो गया तो पेट्रोलियम गैस बन जाएगी, पेट्रोलियम में बन जाएगा। बट अगर गैस में परिवर्तित हो गया तो पेट्रोलियम गैस बन जाएगा। बट अगर सॉलिड में हुआ तो कोयला बन जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी सॉलिड मिलते हैं, जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल आते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आते हैं। बट मेटामॉर्फिक रॉक में कुछ नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक पे जब प्रेशर पड़ता है मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो बड़ी क्षणभंगुर होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, और यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बट एक बात है, अगर इस पे प्रेशर पड़ा फिर इग्नियस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक सबसे पहले बनती है। इग्नियस रॉक आती कैसे, मान लीजिए वोल्केनो कहीं फट रहा है, यहाँ देखते हैं, अगर इग्नियस रॉक कहीं आ रहा है तो इग्नियस रॉक आने के लिए क्या होना चाहिए, वोल्केनो होना चाहिए। वोल्केनो क्या होता है, मान लीजिए ठीक है, यहां से बेटा ऐसे निकलेगा, जो यहाँ पे लिक्विड भरा है, यानी जो मैग्मा भरा है ये बाहर निकलेगा। और अभी क्या है, ये लिक्विड में है, बट ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर के बाहर आने पे, बाहर का वातावरण मिलने पे, एटमॉस्फेयर मिलने पे क्या हो जाएगा, सॉलिड में, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और जब ये सॉलिड में चेंज होगा तो क्या बन जाएगी, चट्टान, रॉक बनाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे इस समय ढक्कन का ब्लैक अगर मान लिया जाए, अगर हम इंडिया के इस पार्ट की बात करें, ये तो मान लीजिए आपका गुजरात वाला पार्ट हो गया, फिर अगर हम यहाँ से बात करें तो ये ट्रायंगुलर जो बनाता है, ये पूरा क्या है आपका, यही प्लेटू और वोल्केनोइक
वोल्केनोइक जो है आपकी प्लेट्स यहाँ पे मिलती हैं। तो अब आपको हमें लग रहा है कि इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जब वोल्केनो फटता है या जो फॉर्मेशन होता है तो वो इन रॉक की वजह से होता है, और रॉक यानी जो चट्टानें होती हैं ये अर्थ के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात कर लें तो सारी जगह चट्टानें यही तीनों मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी मैंने अभी बताया आपको, इग्नियस और सेडिमेंट्री और उसके बाद मेटामॉर्फिक, है ना। ये पूरी तीनों चट्टानें मिलती हैं। अब ये जो चट्टानें हैं यानी जो आपकी जो प्लेट्स होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, अब आप जोड़िए किस पार्ट को, निफे को जोड़िए। ये क्या है, लिक्विड है यानी अभी भी हॉट है ये, एंड है ना मैग्मा टाइप में है ये। तो होता क्या है, जब कहीं पर जो आपकी जो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ऐसी है, एक प्लेट ऐसी है और नीचे लिक्विड है, ये सारी प्लेट्स आपस में उसी के ऊपर तैरती रहती हैं, फ्लोट करती हैं। लेकिन मान लीजिए एक लेयर इधर है, एक चट्टान इधर है, एक चट्टान इधर है, ये आपस में अभी निफे पे फ्लोट कर रही हैं। लेकिन बाय द वे सपोज करिए कहीं अर्थक्वेक आ रहा हो, जो प्रशांत प्लेटी है, जो प्रशांत पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र, जो प्रशांत पार्ट, जो आपका ओशियन है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पर हमेशा वोल्केनो, कम से कम जापान, मैंने आपको एक बार बताया था अगर याद हो, तो जापान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर अगर हम 365 डेज की बात करें तो कम से कम 1500 टाइम्स जो है आपका क्या आता है, वोल्केनो आता है। अब आप सोचिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक दिन में 4 वनडे में 4 टाइम आपके वोल्केनो आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम ऐसे इसको जोड़ें, काउंट करें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, ये लिक्विड निफे पे कोर पे चल रहा है, आपस में टकराया तो क्या आएगा, अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। वो पतली होगी और क्रस्ट पतली होगी, और कोर तो है ही है, जहाँ भी दोनों लेयर पतली होंगी वहीं पर वोल्केनो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसा उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर क्रस्ट और मेंटल पतली होती है, और ख़ास करके ओशियनिक प्लेट पर, यानी जहाँ पे महासागर होते हैं, जहाँ पर समुद्र हैं, वहाँ पे ये फटते जाता है, क्योंकि समुद्र ऑलरेडी गहरे होते हैं, इसलिए वहाँ पर चट्टानें पतली होती हैं। बट अगर माउंटेन की बात कर लोगे तो माउंटेन पे वोल्केनो तो नहीं आएंगे, बट अर्थक्वेक बहुत आएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बनेगा, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी, जब चट्टानें आपस में टकराएंगी तो प्रेशर बनेगा, लेकिन वोल्केनो फटने के चांस हैं नहीं। तो जितनी गैसें, जितने भी वहाँ पे जो है आपके फोर्स लगेंगे, वो आसपास की प्लेटों को हिला देते हैं, वहाँ पर फोर्स यानी बल डालते हैं, और जिससे वहाँ के आसपास की चीज़ें हिलती हैं। और जब हिलती हैं तो जो भी हल्के फुल्के सामान है, बिल्डिंग्स हैं, या जो कंपन जो होता है, वाइब्रेशन होता है, इससे चीज़ें गिर जाती हैं, और गिरने की वजह से लोग उसमें दब जाते हैं, या दबने की वजह से कैसे कह सकते हो आप, या सड़कें फट जाती हैं, धरती फट जाती है, तो इस वजह से लोगों की मृत्यु होती है, ये चोट होती है। बहरहाल ये जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये बता के नहीं आते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले अम्फान आया था, निसर्ग आया अभी अरेबियन सी में, उसके निसर्ग आया अरेबियन सी में, अम्फान आया था आपका बे बंगाल में, क्या ये बता के नहीं आए कि मैं आ रहा हूँ, आप सजग हो जाइए। ये अलग बात है कि आज हमारे साइंटिस्ट काफ़ी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, सैटेलाइट्स की वजह से पहले से जान जाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आप अवेयर रहिए। बट कोई ये नहीं कह सकता है कि अर्थक्वेक आज ही आएगा, कोई ये नहीं कह सकता वोल्केनो अभी फटने वाला है। वोल्केनो तो मान लीजिए जब फटना होता है तो पता भी चलता है, क्योंकि गैसें निकलती हैं। एक गैस निकलती है रेडान, एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं रेडान गैस निकलती है ना। इससे ये जहरीली गैस है, पॉइजनस है ये, है ना, पॉइजन होता है, ये पॉइजनस गैस होती है जो हमारे ब्रीदिंग के लिए, हमारी ब्रीथ के लिए बहुत दिक्कत होती है। ये इसको गैस अगर हमारे अंदर चली जाती है तो हमारी डेथ भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। बट हम ये कहना चाहते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो इससे वोल्केनो फटते हैं या अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन जो है, अब हम अगर फिजिकल फीचर की, हम इंडिया की बात कर रहे थे, हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ आपको भी हम पॉइंट्स बता रहे थे थोड़ा सा।
अब देखते हैं, आप ये जानिए कि हमारा जो भारत है ये किस टेक्टोनिक प्लेट्स का पार्ट है। जो भारत है यानी जो इंडिया है ये अफ्रीका का पार्ट है ना, अफ्रीका। इंडिया जो है, इंडिया अफ्रीका से अलग हुआ है। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका की जो प्लेट्स हैं वही इंडिया की भी हैं, है ना। कहते हैं कि जो अफ्रीका वाला पार्ट है जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो यहीं पे ऐसे इंडिया लगा हुआ था, ये साइड में ऐसे था। तो यहाँ का पार्ट और यहाँ वाला जो पार्ट था, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आपको मैंने बताया था कि एक बार गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड है ना, अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था और यहीं से ये टूटा और यहाँ पे एक समुद्र था, है ना, तैतीस सागर, और आता है यहीं पर टकराता है, ये हिमालय ऊपर उठ जाता है। इंडिया में जो प्लेट्स आई वो कौन सी प्लेट्स हैं? गोंडवाना है ना। अब गोंडवाना जो प्लेट्स हैं, गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं, इन्हीं से भारत का निर्माण हुआ, यानी पूरे भारत में यही चट्टान पाई जाती है। अब इसके आधार पर देखा जाए तो भारत को 6 भागों में डिवाइड किया कौन से हैं? 6 पार्ट कौन कौन से बेटा? पहला नॉर्दर्न प्लेटू, नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड डेजर्ट, फोर्थ कोस्टल प्लेन, साउदर्न प्लेटू, है ना। और 6 में आता है आपका आइसलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप। तो नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट प्लेन, कोस्टल प्लेन, प्लेटू और आइलैंड ग्रुप। अब देखते हैं नॉर्दर्न माउंटेन की बात कर लेते हैं, यानी हिमालय ज़्यादा है यहाँ पर, हिमालय की बात करेंगे। अब हिमालय में 3 लेयर बेटा, इसको कहते हैं अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, इसको हम कहते हैं आउटर या लोअर। ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपका हिमालय, इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। इसको हम जो है हिमाचल कहते हैं, इसको कहते हैं शिवालिक। बात समझ आ रही है? जैसे अगर हमने हिमाद्री की बात कर ली, हमने हिमाद्री क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे हिम है, यानी स्नो है ना। यानी अगर हिमाद्री की बात किया जाए तो हिम से घिरा हुआ, हिमाद्री मतलब हो गया हिम से घिरा हुआ, यानी जिन पीक्स की ऊंचाई 6000 MTR यानी मीटर से ऊंची होगी, 6000 मीटर से ऊंची होगी, वहां पर स्नो पाया जाएगा। और अगर हम बात कर लें जो है हिमाचल की, अच्छा कुछ चट्टानों के नाम बता दूं मैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, है ना, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद कंचनजंगा है बेटा, है ना। उसके बाद K2 गार्डन ऑस्टिन, है ना। तो बहुत सारे हैं, नंगा पर्वत, मकालू, है ना, मैकाल। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं जिनकी हाइट अगर 6000 मीटर से ऊंची होगी तो वहां पर जो है नंगा पर्वत
वहाँ पर स्नो पाया जाएगा, जैसे एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, गाड़ू, केटू, नास्टिन, मकालू, मैकाल। मैंने आपको एक स्लाइड प्रोवाइड कराई थी, उसमें लिखा होगा जैसे ये 8,848 यानी 8,848, केटू गार्डन 8,611 है ना, कंचनजंगा की 8,592 के आसपास करीब है बेटा, है ना। तो ये सब जो है, अब देखा जाए तो ये हमारे इंडिया में है, ये नेपाल में है, ये भी नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में है ना। तो ये सब है, लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में तो ये पीओके में है, ये पीओके में है, ये सिक्किम में है। तो मैंने आपको स्लाइड प्रोवाइड कराई थी, आप उसको आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर जो है हिमाचल की बात कर लें, है ना, मिडिल हिमालय की, मिडिल हिमालय की बात कर लें अगर हम, तो मिडिल हिमालय बेटा देखिए, जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से नीचे हो, यानी जहां पर मौसम में स्नो तो पड़ेगी, बट हमेशा जो चट्टानें हैं, जो पीक्स हैं, वो हमेशा हिम से घिरी नहीं रहेंगी, यानी वहां पर हमेशा चोटियां, जो पीक्स हैं, वहां पर स्नो हमेशा नहीं होगा। वहां पे स्नो जो है हमेशा नहीं होगा, वहां पे स्नो रहेगा, लेकिन विंटर के सीजन में, विंटर सीजन में। बट अभी आपने जो यहाँ पर है, ये ऑल टाइम यहाँ पे हमेशा जो है स्नो मिलेगा, बट यहाँ पर सिर्फ विंटर के सीजन में। अभी गर्मियों का सीजन आ जाएगा, लोग यहाँ घूमने टहलने जाते हैं, है ना। और शिवालिक श्रेणी को हम दून वैली कहते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है दून वैली, मतलब दून होता है, अब आप उसको कुछ भी कहते हैं, आप देहरादून कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम फेमस है ना। तो देहरादून की बात कर लेते हैं, ऐसे मैंने एक दून और भी बताया था मैंने आपकी बुक में। तो हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में कौन कौन से इलाका है, जैसे शिमला, मनाली, है ना, लेह, लद्दाख, तो कुछ घूमने वाले जगह हैं। यहाँ पे भी हमेशा मौसम ठंडा तो रहता ही है ना। तो शिमला ज़्यादा हो गया, मनाली हो गया, और आपका मसूरी, है ना। और कोई नाम बताइए अगर आपको पता हो तो। धर्मशाला, ये सब हिमाचल में है बेटा, है ना। तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर, अल्मोड़ा की आप बात कर लीजिए, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत, है ना। और उसके बाद आपका पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ये सब जो है बेटा आपके हिमाचल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये आपके उत्तराखंड में बेटा, यूके में है। और ये शिमला, मनाली, ये आपका लद्दाख आप जान ही रहे हैं, और धर्मशाला, ये तीनों आपके हिमाचल में हैं। तो ये सब यहाँ पर आप लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर अपनी छुट्टियों को, वेकेशन को अच्छे से एंजॉय करते हैं लोग और एंजॉयमेंट करते हैं। हम बात कर लेते हैं शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी में क्या है बेटा, शिवालिक में जहाँ पर मैदान यानी प्लेन्स, जो प्लेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देहरादून, अगर आप कभी देहरादून गए हो तो आप देखिएगा, क्योंकि देहरादून में जो है लोग अच्छे से यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि सबसे, है ना, ये आपका हिमाद्री, यानी यहाँ तक का हिमाद्री हो गया। फिर उसके बाद हिमाचल, और उसके बाद ये यहाँ जो ये सब नीचे वाले हैं, क्योंकि यहीं से प्लेन शुरू हो जा रहा है, ये क्या कहलाता है आपका, शिवालिक कहलाता है। तो अब बात समझ आई, हिमाद्री वाला ये पार्ट हो गया, जहाँ पे हमेशा स्नो रहता है, यहाँ पे स्नो होता है ना, होल ईयर। यहाँ पर सिर्फ विंटर में स्नो होता है ना। और यहाँ पर स्नो नहीं होता है, बस जो है स्नो फॉलिंग होती है। स्नो फॉलिंग होती है, यानी
बर्फबारी होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है। देहरादून में कभी मैं गया हूँ बार 2 बार 3 बार गया, तो मैंने कभी देहरादून में बर्फ गिरते हुए नहीं देखा। तो इसमें फॉलिंग होती है। अब आप कहते हैं सर अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो स्टोन गिरे थे, तो बोला वो बर्फबारी नहीं है, वो ओलावृष्टि है, पत्थर गिरे हैं, है ना, ओलावृष्टि है, तो उसको हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अगर जो स्नो फॉलिंग जैसे पानी जब बरसता है तो जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं वैसे ही वहाँ पर पानी की बूंदें, मौसम काफ़ी ठंडा होने के पश्चात जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास तक पहुँच जाता है, उससे कम हो जाता है, तो जो पानी की वेपर्स होते हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्नो में। तो वहाँ पे जैसे रुई के फाहे की जैसे रुई के कॉटन होते हैं, रुई के कॉटन जैसे गिरते हैं, उड़ाइए उसको आप थोड़ा सा हवा में एयर में छोड़िए तो उड़ते हैं, तो वैसे बरसात होती है वहाँ पे, उसको स्नो फॉलिंग कहते हैं। बात समझ आ रही है? ओला नहीं गिरता वहाँ पे, तो स्नो फॉलिंग होती है वहाँ पे। तो जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं बेटा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्लेन होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे देहरादून, है ना, दून वैली, ऋषिकेश, हरिद्वार, या आपका इधर काठगोदाम साइड में आ जाइए, नैनीताल आ जाइए, इन सब जगहों पर आपके ये शिवालिक श्रेणी स्टार्ट होते हैं। तो बेटा मैंने आपको आज पढ़ाया फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में माउंटेन पढ़ाया बेटा, मैंने प्लेन नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट चैप्टर पे बेटा हम आपको क्या पढ़ाएंगे, नॉर्दर्न जो है नॉर्दर्न प्लेन पढ़ाएंगे बेटा। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भारत के अदर फिजिकल फीचर्स के बारे में जितने आपके भी बच रहे हैं। तो बेटा थैंक यू सो मच।